Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So before we take up the first topic of the day, एक discussion कर लेते हैं with respect to question that I had given the day before yesterday. ये जेट स्ट्रीम के ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था मैंने और इसमें पहले स्टेटमेंट को लेकर के तो कोई डाउट था नहीं। जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सही है। दूसरे क्वेश्चन को लेकर के कुछ डाउट आ गया कुछ स्टूडेंट्स के मन में, आज वो मुझे मिले थे क्लास में, तो वो डाउट को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि जेट स्ट्रीम्स मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो करेक्ट आंसर जो मैंने कहा था वो ए ही होगा। But yes, the direction of jet stream is same in both hemisphere, that is from west to east. तो ये स्टेटमेंट गलत है because the it is written east to west। ठीक है, तो आई होप देर इज नो कन्फ्यूजन। ये जेट स्ट्रीम है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में दो दो जेट स्ट्रीम्स रहते हैं। सब ट्रॉपिकल एंड पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर जेट स्ट्रीम। ये तो बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आपने जरूर सीखा होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं। भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र से संबंधित ये टॉपिक है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। एक करंट डेवलपमेंट समझने के लिए हमें यूनेस्को के एक प्रोग्राम के बारे में समझना होगा जिसका नाम है यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1992 में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत यूनेस्को में कोशिश की जाती है कि जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्काइव्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओरल ट्रेडिशन या ऑडियो वीडियो विजुअल मटेरियल्स, कोई सीडी वगैरह है, उन सब को प्रिजर्व करके रखा जाए इफ दे आर इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू आवर हिस्ट्री या ट्रेडिशन। तो हमारे ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए अगर कोई भी ऐसा सोर्स है, चाहे वो रिटन फॉर्मेट में है, ओरल ट्रेडिशन है, ऑडियो वीडियो विजुअल मटेरियल्स हैं, तो उसको प्रिजर्व किया जाए। दैट इज़ द गोल ऑफ यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। तो यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव लिखता है कि इट्स गोल इज टू प्रिवेंट कलेक्टिव अमनीसिया। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हम जो इम्पॉर्टेंट हमारे हेरिटेजेज हैं उनको भूल जाएं, ट्रेडिशन एंड कल्चर है उसको भूल जाएं कलेक्टिव तरीके से। तो कलेक्टिव अमनीसिया को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है यूनेस्को में। इसके अंतर्गत एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड आर्काइव्स इनको रिकॉर्ड करके फिर मेंटेन करने की और कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। दैट रजिस्टर इज अपडेटेड बाई एनुअल, यानी कि 2 साल में एक बार इसको अपडेट किया जाता है। अलग अलग देश अपने अपने तरफ से सबमिशंस देते हैं कि उनके हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एवरी टाइम 2 सबमिशंस कैन बी गिवन पर कंट्री। तो मैक्सिमम 2 सबमिशंस पर कंट्री इज कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन अ गिवन ईयर। तो हर 2 साल पे जब इंक्लूजन की बात होती है तो कोई भी देश अपने तरफ से 2 सजेशन या 2 सबमिशन दे सकता है। और फिर वो डिपेंड करता है कि जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम है इसके अंतर्गत किसको किसको इंक्लूड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस अलग अलग देशों से आने वाले सजेशंस में से कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं और उनको हिस्सा बना दिया जाता है ऑफ दिस प्रोग्राम। तो हर साल कुछ नए एडिशंस होते हैं, किसी साल कम होते हैं, किसी साल ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल इन 1999 देयर वर ओनली 9 एडिशंस, जबकि इन 2017 देयर वाज एज हाई एज 78 एडिशंस टू दिस यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम। करेंटली यहाँ पे टोटल 570 एंट्रीज हैं। अलग अलग सेगमेंट या अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल it includes Mahavams, which is a Sri Lanka's historical chronicle. It also includes Frankfurt Auschwitz trial recording. ये Frankfurt Auschwitz trial recording belongs to the Second World War time, जो नाजीज कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे फॉर जूस, उनका जो हरासमेंट किया गया, तो उसमें जो भी नाजी ऑफिसर्स थे उनको बाद में उनके खिलाफ जब ट्रायल्स कंडक्ट किए गए तो वो ट्रायल्स की रिकॉर्डिंग अभी तक रखी हुई है। और उस ट्रायल की रिकॉर्डिंग, ज़्यादातर ट्रायल जो है वो इजराइल में चलाई गई, तो उन ट्रायल्स की रिकॉर्डिंग को भी माना गया है एज इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और उसको प्रिजर्व करने के लिए उनको मेंटेन किया गया है अंडर दिस यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम।
शेख मुजीबुर रहमान का एक फेमस स्पीच था 1971 में, जब बांग्लादेश एक अलग देश बनने वाला था, उसके जस्ट पहले। तो वो भी स्पीच को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरीके से टोटल 570 एंट्रीज इस यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम के अंतर्गत हैं। अब करंट न्यूज ये है कि भारत से दो इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, हैव बीन एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। तो हाल फिलहाल में 74 नए एंट्रीज लाए गए हैं इस रजिस्टर में, जिसमें भारत की तरफ से दो सजेशंस थे और दोनों को एंट्री दे दी गई है, भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र पे पहले बात करते हैं। इट इज एट्रीब्यूटेड टू भरत मुनि, सेज भरत या भरत मुनि माना जाता है कि उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। इट इज oldest and most comprehensive text on performing arts in India, which includes dance, drama and music. इसका एग्जैक्ट ईयर तो बता पाना थोड़ा कठिन है, तो माना जाता है कि 500 बीसी से लेकर के 500 एडी के बीच में इसको कहीं लिखा गया है। बट यूनेस्को का मानना है कि कहीं ना कहीं सेकेंड सेंचुरी बीसी इज द मोस्ट लाइकली पीरियड जब ये नाट्य शास्त्र लिखा गया होगा। नाट्य शास्त्र में डांस, ड्रामा, म्यूजिक, इसके बारे में डिटेल्ड बातें बताई गई हैं। तो आज भी जो हमारा कल्चरल डांस है, ये जो कल्चरल म्यूजिक है, ये सब कुछ नाट्य शास्त्र से ही उसके सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो ट्रेस होते हैं। भागवत गीता की बात की जाए तो भागवत गीता इज अस्क्राइब टू सेज व्यास। तो व्यास मुनि ने लिखा है भागवत गीता, ऐसा माना जाता है। भागवत गीता इज इन संस्कृत ऑफ कोर्स। इसमें टोटल 700 श्लोक हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 18 चैप्टर्स। भागवत गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत। तो महाभारत इटसेल्फ इज रिटेन इन 18 बुक्स, जिनको हम लोग 18 पर्व कहते हैं। उन 18 बुक्स या 18 पर्व में से सिक्स्थ बुक जो है दैट इज डेडिकेटेड टू भागवत गीता। भागवत गीता का लिटरल मीनिंग होगा सॉन्ग ऑफ द गॉड। यू नो किस कॉन्टेक्स्ट में भागवत गीता लिखा गया है। भागवत गीता इज अ प्रोफाउंड डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा। इट वॉज द टाइम वेन अर्जुन वॉज सराउंडेड विथ मोरल डायलेमा। जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाते हैं और अपने सामने अपने गुरुओं को और भीष्म पितामह इन सबको देखते हैं वॉर में, तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मोरल उनके सामने डायलेमा आ जाता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण ने भागवत गीता का पाठ सिखाया था अर्जुन को और सही रास्ता दिखाया था। तो भागवत गीता इज कंसिडर्ड टू बी पार एक्सेलेंस फिलोसफी। उसका जो कॉन्सेप्ट है निष्काम कर्म, dispassionate action, that is flawless till day. It is a kind of very simplistic yet very mature guideline for human beings. तो भागवत गीता को इंक्लूड किया गया है इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, सजेशन फ्रॉम इंडियन साइड। तो 18 चैप्टर्स हैं महाभारत के। आई एम सो सॉरी, 18 जो पर्व है महाभारत के, 18 बुक जो है महाभारत, उसमें से छठी बुक जो है वो भागवत गीता है। और उन भागवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोक को टोटल 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो पॉइंट ये है कि 18 जो है, द नंबर 18 इज कंसिडर टू बी वेरी सैक्रेड या पायस अमंगस्ट हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि महाभारत के 18 बुक्स हैं और भागवत गीता के भी 18 चैप्टर्स हैं। भारत की तरफ से और भी कौन कौन सी एंट्री दी गई है इस यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में पास्ट में, वो जरा देखते हैं। ऋग्वेद हैज बीन ऑलरेडी एडेड इन 2005। वर्क ऑफ सेवाइट फिलोसोफर अभिनव गुप्त वाज एडेड इन 2023। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सबमिट हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, उसके आर्काइव्स भी हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्काइव्स भी हैं। मतलब इससे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स या एपिक्स या कल्चरल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। नाट्य शास्त्र के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो जो भी हमारे देश के अंदर जो क्लासिकल डांसेस हैं, आर्ट, वो सब नाट्य शास्त्र के ही बताए गए नियमों के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जो भी म्यूजिक, डांस है, वो सब नाट्य शास्त्र से रिलेट करके देखा जाता है। तो नाट्य शास्त्र के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाट्य शास्त्र के ऊपर ये मेंस क्वेश्चन भी है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक बात और समझ लीजिए, नाट्य शास्त्र के अंदर रस थ्योरी है, रास थ्योरी।
रास थ्योरी। रास थ्योरी में 9 प्राइमरी इमोशंस बताए गए हैं, इमोशंस, भाव, जो परफॉर्मिंग आर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस। तो इस तरीके से नाट्य शास्त्र में हर चीज बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग आर्ट, एंड विच लेज अ फाउंडेशनल ग्राउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया टिल डे। तो आज ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन नाट्य शास्त्र के ऊपर ही है। प्लीज अटेम्प्ट बोथ दीज क्वेश्चंस। Next topic is about Kailash Mansarovar Yatra to resume. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian culture and geography point of view. तो क्या है न्यूज वो जरा समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा से शुरू किया जाएगा भारत के पिलग्रिम्स के लिए। इसको सस्पेंड कर दिया गया था सिंस 2020। तो 5 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद थी, अब उसको वापस से शुरू किया जा रहा है। 2020 में इसको बंद किया गया था, पहले तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, और बाद में फिर उसी साल इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े खराब हो गए बिकॉज ऑफ गलवान वैली कन्फ्लिक्ट। तो इस कारण से फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम हो ही नहीं पाई इवन आफ्टर द सबसाइडिंग ऑफ पैंडेमिक। अब जाकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा को वापस से शुरू किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर की अगर बात की जाए तो कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के किनारे पे है मानसरोवर लेक। कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक हिंदू धर्म में बहुत ही सैक्रेड माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि दोनों को लॉर्ड शिवा से जोड़ करके देखा जाता है। कैलाश पर्वत इज कंसिडर्ड टू बी अबोर्ड या होम ऑफ लॉर्ड शिवा, माना जाता है कि वहां बैठ करके वो निरंतर तपस्या करते रहते हैं। तो इस कारण से कैलाश पर्वत और उससे एसोसिएटेड जो मानसरोवर लेक है वो बहुत सैक्रेड है हिंदू धर्म के लोगों के लिए। हर साल ही कैलाश मानसरोवर यात्रा ऑर्गेनाइज कराई जाती रही थी टिल 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जून से सितंबर महीने के बीच में कराई जाती है। इसमें सिर्फ उन लोगों को जिनकी उम्र 18 से 70 ईयर्स के बीच में है, हैविंग इंडियन पासपोर्ट, उनको सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लगभग 25 दिन लगते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में। इसमें एज लिमिट इसलिए है क्योंकि बड़ा ही कठिन होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा को कर पाना। तो वन नीड्स टू बी फिजिकली फिट ऑल्सो फॉर दिस पिलग्रिम। अब रूट्स क्या क्या है कैलाश यात्रा के लिए, देखिए यहाँ पे है कुछ कैलाश माउंटेन, उसके थोड़ी दूरी पे है मानसरोवर लेक, दोनों ही सैक्रेड हैं। अब कैलाश यात्रा के लिए भारत से जाने के अलग अलग रूट्स हैं। दो मुख्य रूट हैं, एक है उत्तराखंड से यहाँ पे हिमालय के अंदर लीपू लेक पास, ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था ये रूट 1981 में। दिस लीपू लेक पास इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ नेपाल, भूटान एंड तिब्बत। तो आई एम सो सॉरी, भूटान यहाँ नहीं है। दिस लीपू लेक पास, भूटान तो इधर है। लीपू लेक पास इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ नेपाल, तिब्बत इन द नॉर्थ एंड इंडिया ऑन दिस साइड। यहाँ पे लीपू लेक पास इन उत्तराखंड। दूसरा है नथुला पास, नथुला पास है सिक्किम में। अब नथुला पास वाला जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा पड़ता है, बट ये आसान है इस रास्ते को लेना क्योंकि ये मोटरेबल है। यहाँ पे मोटर बाइक्स या कार्स चल सकती हैं। हार्डली अंत में जाकर के 35 से 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कठिन है, बाकी काफ़ी आसान है। तो ये लंबा है बट आसान है। ये वाला रास्ता जो है लीपू लेक वाला, ये काफ़ी रग्ड है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ओल्डर पीपल या अनफिट पीपल टू टेक दिस पाथ। तो जो लोग उतना फिजिकली फिट नहीं हैं वो ये नथुला वाला रास्ता लेते हैं अगर उनको कैलाश पर्वत के पास जाना है या मानसरोवर लेक के पास जाना है। तो एक रास्ता और है नेपाल के थ्रू, वहाँ से नेपाल के प्राइवेट ऑपरेटर्स इस रास्ते का इस्तेमाल कराते हैं और फिर वो लोगों को लेकर के जाते हैं टू मानसरोवर लेक या माउंट कैलाश। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, V2G टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है समझते हैं। देखिए, अभी तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल समझते ही हैं, उसके अंदर होता है रिचार्जेबल बैटरी। आप उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं और उससे अपने व्हीकल को मूव करा सकते हैं। बट सोचिए अगर ये बैटरी की मदद से आप अपने घर के किसी इक्विपमेंट को भी चार्ज कर पाएँ, घर के भी इलेक्ट्रिसिटी को आप फीड कर पाएँ, या घर ही क्यों ग्रिड में आप फीड कर पाएँ,
तो फिर इस तरीके का जो सिस्टम होगा उसी को कहा जाता है व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, V2G टेक्नोलॉजी, which allows electric vehicle to send power back to the grid. Such technology requires bi-directional chargers, जिसमें चार्जिंग जो है ग्रिड टू व्हीकल में भी हो पाए और जरूरत पड़े तो व्हीकल टू ग्रिड में भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वापस से भेज पाए। तो सिर्फ व्हीकल टू ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है, दैट कैन बी यूज टू सेंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम व्हीकल टू होम एज वेल एंड फ्रॉम व्हीकल टू अदर व्हीकल ऑल्सो। बट अभी ये बस टेस्ट हो रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है व्हीकल टू ग्रिड, देखिए ग्रिड टू व्हीकल तो सब करते हैं या घर से होम टू व्हीकल तो चार्जिंग सब करते हैं, बट इस व्हीकल को इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बनाना वो टेस्टिंग चल रही है और उसी के लिए ये टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी या व्हीकल टू होम या व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी। अब यही है करंट न्यूज की केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन पार्टनरशिप विद IIT बॉम्बे एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसने, V2G प्रोजेक्ट, जहां पे वो इस V2G प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसको स्टार्ट किया था भारत सरकार ने ही, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2023 ऑन 9 अप्रैल, क्योंकि ये दिन था जब भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च किए होने के 50 साल पूरे हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 इन ऑर्डर टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। उसके 50 साल को सेलिब्रेट करते हुए इंडिया ने एक इंटरनेशनल फोरम लॉन्च कर दिया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भारत की तरफ से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेन मकसद है टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, पहले तो इट वाज ओपन ओनली टू द रेंज कंट्रीज, जहां पे ये 7 तरह के बिग कैट्स मिलते हैं, बट नाउ द मेंबरशिप हैज बीन ओपन टू ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, रेंज कंट्रीज एज वेल एज नॉन रेंज कंट्रीज। इफ दे आर इंटरेस्टेड, जहां पे ये सातों में से कोई भी एनिमल नहीं मिलता है येट, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग द कंजर्वेशन ऑफ दीज बिग कैट्स, so they are more than welcome, they can be also part of this इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बट करेंटली बहुत कम ही मेंबर्स कंट्री हैं इसके, इंडिया, निकारागुआ, इस्टवानी, इस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। फंडिंग की अगर बात की जाए तो भारत सरकार ने 150 करोड़ की फंडिंग दी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की के लिए खुद की तरफ से फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम 2023-24 टू 2027-28। माना जा रहा था पहले से भी कि हेडक्वार्टर भारत में ही होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, लेकिन इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है। अब ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट भारत में होगा। तो ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट, ऑफिशियल एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस ऑफिशियल एग्रीमेंट के अंतर्गत तय किया गया है कि नाउ हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विल बी इन इंडिया। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑपरेशन एटलांटा, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑपरेशन एटलांटा है क्या, पहले वो समझते हैं, फिर करंट न्यूज देखेंगे। ऑपरेशन एटलांटा रन करती है यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्सेस, शॉर्ट में कहें तो EU NAVFOR। इट इज ए नेवल एक्सरसाइज ऑफ यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस। ये मेनली कंडक्ट कराया जाता है इन वेस्टर्न इंडियन ओशन नियर द रेड सी, यानी कि सोमालिया के पास। सोमालिया ये देश आप जो देख रहे हैं, यहाँ आपके पायरेट जो हैं वो बहुत नोटोरियस हैं, इनफेमस हैं। यहाँ रेड सी से जाने वाला जो भी शिप होता है, कॉमर्शियल वेसल्स होता है, उसको ये लोग अटैक करते हैं, लूट लेते हैं। तो सोमालियन पायरेट्स आर वेरी इनफेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सोमालिया से आने वाली पायरेसी को काउंटर करने के लिए यूरोपियन नेवल फोर्सेस रन करती है ये ऑपरेशन एटलांटा, जो एक तरीके की नेवल एक्सरसाइज है अमंग्स द यूरोपियन कंट्रीज नेवी। ऑपरेशन एटलांटा, आई हैड टोल्ड यू, इट प्राइमरली एम्स एट काउंटरिंग पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। करंट न्यूज ये है कि यूरोपियन नेवल फोर्सेस have also invited Indian Navy to be the part of this Operation Atlanta. So Indian Navy also will be taking participation in Operation Atlanta
this year 2025. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रिटर्न दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। केदारनाथ सिंह से संबंधित जो क्वेश्चन था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। द कोर्ट रूल दैट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट अमाउंट्स टू सेडिशन, दिस इज रॉन्ग। जब कोई वायलेंस वगैरह की बात होगी तभी जाकर के दैट विल अमाउंट टू सेडिशन। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। K2-18b प्लैनेट से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो गैसेस मिले हैं, इनके ट्रेसेस मिले हैं, दैट डज नॉट कंक्लूड कि वहां पे लाइफ है ही, पॉसिबिलिटी है, कंक्लूड नहीं करता। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टाइप 5 डायबिटीज इज नॉट अमंग्स द ओवर न्यूट्रिशन पीपल, इट इज बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। सो अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए वी आर हैविंग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, नॉट WMO। बाकी पहला और दूसरा तो ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।